हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8th सिविक्स की जो बुक है आपकी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, उसका चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम इसमें सब कुछ वर्ड टू वर्ड एक एक शब्द हम इस चैप्टर का समझेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो आता है व्हाई डू अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक देश को कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। तो देखिए, सबसे पहले क्या ज़रूरत है हम लोग को संविधान की। आज के समय में ज़्यादातर जो देश हैं, आज के समय में बहुत सारे देश दुनिया के, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, मगर क्या सारी की सारी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनके पास ज़रूरी है। मतलब मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है अगर कंट्री डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। ऐसा देश जहाँ पर लोग वोट करते हैं, वोट दे करके आते हैं और वोट देने के बाद वो जिसको चुनते हैं वो हमारा लीडर बनता है। जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं तो एमपी के इलेक्शंस होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं। जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा वोट होते हैं, सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं जिस पार्टी को, उसका लीडर चुना जाता है। तो इस तरीके के जो इलेक्शंस होते हैं जहाँ पर लोग वोट देते हैं, तो इस तरीके की जो देश कंट्री होती है ना, उसको हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। और डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ज़्यादातर होता है एक कॉन्स्टिट्यूशन। मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन हो वो हमेशा डेमोक्रेटिक ही हो। कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि भाई मोनार्की होती है, मतलब राजा वगैरह का रूल भी होता है ना। नेपाल एक एग्जाम्पल है, उसमें मतलब अब तो नहीं है, पहले हुआ करता था, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन होता था। तो कॉन्स्टिट्यूशन होना का मतलब ये नहीं बनता है कि भाई डेमोक्रेसी है, बट अगर डेमोक्रेसी है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। अब भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये सोच रहे होंगे आप लोग। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसमें हमारे देश में किस तरीके के कानून चलेंगे, क्या क्या हमारे देश में चलेगा, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे। जैसे कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। वो सारे के सारे राइट्स और किस तरीके से हमारे देश में गवर्नमेंट चलनी चाहिए, चलेगी, वो सब कुछ कहाँ पर लिखा हुआ है? संविधान में। संविधान, और यानी कि हमारा जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये सारी की सारी चीज़ें हमें मेंशन की हुई हैं। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पस। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े सारे काम होते हैं। सबसे पहला, फर्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का काम, वो ये है कि वो एक हमें सर्टेन आइडल्स प्रोवाइड करता है। आइडल्स होता है कि एक दिशा निर्देश, एक हमें दिशा दिखाता है जिसके बेसिस पे कंट्री हमारी बनेगी। किस तरीके से हमारे जो देश के सिटीज़न हैं वो सिटीज़न क्या करना चाहते हैं, देश में किस तरीके से रहना चाहते हैं। फर्स्ट, इट लेज आउट सर्टेन आइडल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है हमें? आइडल्स बताता है इस देश में लोग किस तरीके से रहना चाहते हैं, क्या चाहते हैं इस देश के लोग, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। अगर हम दूसरी तरीके से इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि फंडामेंटल नेचर क्या होगा हमारी सोसाइटी का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा देश का, हमारा जो समाज है, उसका नेचर कैसा है, किस तरीके का इस देश में समाज है। अ कंट्री इज़, एक जो देश होता है उसमें बहुत ही सारी कम्युनिटीज़ होती हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं, कई सारे लोग रहते हैं, सबके अलग अलग अपने विश्वास, अपने बिलीव्स होते हैं, और ज़रूरी नहीं होता कि वो लोग हमेशा एक दूसरे से सहमत हो हर इशू पे। कॉन्स्टिट्यूशन सर्व करता है एज अ सेट ऑफ रूल्स। मैंने आपको बताया ना, उसमें रूल्स, लॉज वगैरह लिखे हुए होते हैं। तो एक सेट ऑफ रूल्स हमें बताता है, जो रूल्स पूरे देश को गवर्न करने के काम आते हैं। पूरे देश के लोग उन प्रिंसिपल्स पे एग्री करते हैं कि हाँ भाई ये वाली चीज़ तो हम लोग मान रहे हैं। तो एक कंट्री के लोग जिस चीज़ पर एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, पूरे देश के लोग उस पर एग्री करते हैं, उनको मानते हैं, और वो देखना चाहते हैं कि किस तरीके से उनका देश चलेगा, गवर्न किया जाएगा। वो सारा का सारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। इसका देखिए क्या मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशन में सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके के रूल्स होते हैं जो रूल्स हमें बताते हैं कि देश में किस तरीके से कामकाज चलेगा। ठीक है, और ये हमें बताता है कि हमारे देश में टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या होगी, और हमें ये भी बताता है ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन आइडल्स दैट दे विल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। तो टाइप ऑफ गवर्नमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि भाई मोनार्की तो नहीं है, डेमोक्रेसी है, किस टाइप की डेमोक्रेसी है, किस तरीके के रूल्स बनेंगे। और आइडल्स बताता है, आइडल्स वही होता है रूल्स, मतलब कि
आइडल्स क्या होते हैं? देखिए, एक ऐसी चीज़ है आइडल कि आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या धारणा है, आपके क्या विचार हैं, एक तरीके से इस देश के लोगों के क्या विचार हैं, वो क्या उनकी मान्यताएं हैं, वो हमें आइडल्स बताते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या बताया? सबसे पहली चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये बताई कि किस टाइप की सोसाइटी है, फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी का क्या है, और हमें ये बताता है कि गवर्नमेंट किस टाइप की होगी और किस तरीके के आइडल्स को वो गवर्नमेंट फॉर्म मतलब मानती है, ये बताता है। फिर हमें नेपाल का केस दे रखा है यहाँ पर साइड में कि नेपाल में पहले किंग का, राजा का रूल हुआ करता था, ठीक है, 1990 तक। फिर उसके बाद लोगों ने विद्रोह किया, आंदोलन किया, 2005 में डेमोक्रेसी आई। फिर मतलब किस तरीके से ट्रांजिशन आया कि राजा के रूल से डेमोक्रेसी किस तरीके से देश में आई, वो सारा का सारा हम लोगों को इसमें बताया गया है कि 2006 में नेपाल जो है डेमोक्रेसी बन गया लोगों के, पीपल के मूवमेंट के बाद। तो वही इसमें हमें बताया गया कि नेपाल की जो हिस्ट्री है, नेपाल क्या है, एक कंट्री है, हमारा देश का पड़ोसी है, पड़ोसी देश है नेपाल हमारा, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि अथॉरिटी जो है, जो किंग था वो किस तरीके से चाहता था कि मतलब उसका ही राज बना रहे, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी, बट लोगों ने मूवमेंट चलाया 2006 में और फाइनली किंग ने अपनी पावर छोड़ दी, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। और फिर उसके बाद क्योंकि जो नेपाल का पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि राजा की मर्ज़ी के बिना जो फाइनल हैंड होगा ना, फाइनल जो बात कही जाएगी वो राजा के रजामंदी के बिना नहीं होगी। तो भाई वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं उन्होंने माना लोगों ने, फिर नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, ये बात हुई। तो हम इसमें वही बताते हैं कि अगर फुटबॉल के गेम में ज़रा सा चेंज हो जाए उसके रूल्स में तो कितना अंतर पड़ता है। इसलिए नेपाल जब मोनार्की होता है, राजा का रूल, मोनार्की से जब नेपाल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एंटर कर रहा था तो उसको लगा कि भाई हमें अपने रूल्स को चेंज कर देना चाहिए। तो फिर वही है, एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया नेपाल में 2015 में। काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, 2016, 17, 18 नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार चेंजेस आते रहे हैं। नेपाल का डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल काफ़ी लंबा चौड़ा रहा है। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट पर्पस जो है, पहला इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है, नेचर ऑफ सोसाइटी हमें बताता है, वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी एंड द आइडल्स दैट पीपल आर फॉलोइंग इन द कंट्री। तो फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी क्या है, ठीक है, हम लोगों को सर्टेन आइडल्स जो हम फॉलो करते हैं और सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर क्या है ये हम लोग को बताता है। फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी, टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड आइडल्स फॉलोड बाय पीपल, ठीक है, एंड गवर्नमेंट। तो ये हमें पता लग गया इसमें से। फिर वही कि एक छोटे से चेंज से भी कितना ज़्यादा अंतर पड़ जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पर्पस जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, ये है नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, कि भाई पॉलिटिकल सिस्टम हमें बता देता है कि क्या है। जैसे हमने पहले देखा कि एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्राइम मिनिस्टीरियल सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मतलब हमारे देश की सरकार किस तरीके से चलेगी और किस तरीके से उसको चुना जाएगा, कैसे कामकाज होगा, ये होता है पॉलिटिकल सिस्टम। वही नेपाल में पहले कॉन्स्टिट्यूशन कहता था कि राजा की चलेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राजा के मंत्री होंगे और वो उसको बताएंगे, बट नया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया गया तो नई गवर्नमेंट और पॉलिटी वहाँ पर फॉलो की गई। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम बताता है। एक तो फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी के बारे में बताता है, फिर ठीक है टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। अब डेमोक्रेसी में जैसे मैंने आपको बताया, हम अपने नेता को खुद चुनते हैं और वो हमारी बिहाफ में पावर को एक्सरसाइज करता है। हमने उसको चुना कि वो हमारे लिए, समाज के लिए डिसीज़न ले सके। बट कई बार ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो जो लीडर है, वो जो नेता हमने चुना है, वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे। मगर कॉन्स्टिट्यूशन बड़े होशियारी से बनाया गया है ये देखने के लिए कि भाई सेफगार्ड अगेंस्ट दिस, की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका दुरुपयोग कोई ना करे। तो ये मिसयूज़ जो है ना अथॉरिटी का, इससे क्या हो सकता है, सोसाइटी में इनजस्टिस हो सकती है ना। अगर कोई हर बात, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर हर चीज़ में सिर्फ वो अपनी चलाए, कॉन्स्टिट्यूशन को ना देखें तो भाई वो ऑल पावरफुल हो जाएंगे, कुछ भी करना चाहेंगे। मगर कॉन्स्टिट्यूशन ने सब पे लगाम लगा रखी है। अब जैसे हमें इसका एग्जाम्पल दिया गया है, एक मॉनिटर है, एक बच्चा, वो काफ़ी अच्छा सा नहीं है, मतलब बुली करता है बच्चों को, काफ़ी परेशान करता है। तो उसकी टीचर को कहीं काम आ गया, प्रिंसिपल ने बुला लिया, तो वो बच्चों से कह के गई, मॉनिटर से कह गई तो माइंड करना। मॉनिटर एक बच्चे से चिढ़ता था, उस बच्चे से कह दिया मॉनिटर ने कि मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। और फिर टीचर जैसी आई तो टीचर से, बल्कि वो बच्चा चुप बैठा हुआ था, फिर भी मॉनिटर को उससे खुंदस थी,
तो उसने उस बच्चे की शिकायत करी टीचर से और टीचर ने उसको पनिशमेंट दिया। तो देखो कितनी ज़्यादा अथॉरिटी थी इस बच्चे के पास, मॉनिटर के पास, मगर कोई लगाम नहीं थी। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन लगाम भी लगाता है पावर पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है काफ़ी सारे रूल्स बनाता है और सेफगार्ड करता है अगेंस्ट द मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी बाय द पॉलिटिकल लीडर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान रखता है कि जो अथॉरिटी है, जो पावर है, इसका कोई भी पॉलिटिकल जो लीडर है वो मिसयूज़ ना करे, गलत इस्तेमाल ना करे, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वही है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो आगे हमें ये बताते हैं कि हमने पिछले साल जो दलित्स के बारे में पढ़ा था, ओम प्रकाश वाल्मीकि था, कि किस तरीके से उनके साथ अत्याचार किया जाता था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू इक्वालिटी हमें दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये ध्यान रखा है कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, राइट टू इक्वालिटी टू ऑल पर्सन, एंड सेज दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। सब लोग एक समान हैं, समानता का अधिकार हमारे संविधान ने हमें दिया है, हर कोई एक समान है। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट का मतलब है कि भेदभाव नहीं किया जा सकता किसी के भी साथ। किस बेसिस पे? भाई किसी का धर्म अलग है तो आप भेदभाव नहीं कर सकते। कोई रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, कोई कहाँ पैदा हुआ है, कोई लड़की है, लड़का है, किसी की जाति क्या है, कास्ट क्या है, वो कहाँ से आता है, किसी भी बेसिस पे आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में लिखा गया है। फिर एक और कंडीशन बन करके आती है, वो कंडीशन क्या है? देखिए, एक और कंडीशन जो बन के आती है वो ये है, हमारे डेमोक्रेसी में क्या होता है? रूल ऑफ मेजॉरिटी। अब अगर हमेशा सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी की ही चलेगी तो भी दिक्कत हो सकती है। देखिए, एक एग्जांपल दिया गया है, एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास में बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं, मगर बॉयज़ का नंबर ज़्यादा है और गर्ल्स का कम है। तो उनका गेम का पीरियड था, तो उसमें हमेशा वो बच्चे क्या खेलते थे? क्रिकेट खेलते थे, मगर बच्चों ने सोचा कि वो बास्केटबॉल खेलेंगी, तो लड़के नहीं मान रहे थे। तो बच्चों ने सबने सोचा कि अपने टीचर से पूछते हैं। टीचर ने कहा कि भाई सब लोग हाथ उठाओ, जिसको गेम खेलना है, अब मतलब क्रिकेट खेलना है, वो हाथ उठाओ। तो लड़के ज़्यादा थे तो ज़्यादा हाथ उठे, तो बस उनकी मान ली गई। मगर डेमोक्रेसी में ये ध्यान रखा जाता है कि मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है वो हमेशा डोमिनेट ना करती रहे, हमेशा अपनी ना चलाती रहे माइनॉरिटी कम्युनिटी पे। मेजॉरिटी का मतलब होता है जो ज़्यादा संख्या में होते हैं। मेजॉरिटी का मतलब होता है मोर इन नंबर, ठीक है, और माइनॉरिटी का मतलब होता है क्या? कम जो होते हैं। मोर इन नंबर क्या होता है? मेजॉरिटी, ठीक है, और माइनॉरिटी लेस इन नंबर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने डेमोक्रेसी में हमारे ये भी इंश्योर किया हुआ है कि डोमिनेंट ग्रुप जो है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप्स, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इस बात का भी ध्यान रखे कि जो लेस कमज़ोर लोग हैं उनके साथ अत्याचार ना किया जाए। तो अनहेल्दी सिचुएशन देश में भी आ सकती है, जो हमने केस देखा ये है ना। तो इसमें माइनॉरिटी को अलग थलग किया जा सकता है, और यही होती है टायरनी, ठीक है। ईच सोसाइटी इज़ प्रोन टू दिस टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। टायरनी का मतलब होता है अपनी अपनी मेजॉरिटी अगर चलाएगा, मेजॉरिटी कम्युनिटी किसी देश की है वो अपनी ही चलाए, तो वो होता है टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इस तरीके के रूल्स बनाए हैं कि माइनॉरिटी जो है वो हर चीज़ में से एक्सक्लूड ना हो जाए, और उनका मतलब मेजॉरिटी इतना ज़्यादा डोमिनेट ना कर दे कि माइनॉरिटी वाले जो लोग हैं वो कुछ कर ही ना पाएँ। इसलिए बहुत सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेफगार्ड्स अवेलेबल हैं जिससे माइनॉरिटी कम्युनिटी खुद को सेफ रख सकती है। तो थर्ड जो सिग्निफिकेंट रीज़न है हम लोग को जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है वो ये है कि हम खुद से खुद को बचा सकें। ये चीज़ अजीब लग सकती है, अब ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन हमें अब खुद से ही गार्ड करता है। हमें इसमें एग्जांपल एक दिया गया है, एक बच्ची है, उसका पेपर है कल, बट उसके लास्ट के 2 चैप्टर्स रिवीजन के लिए बचे हुए हैं, बट उसका टीवी शो भी उसे देखना है। तो वो सोच रही है कि भाई टीवी शो देखे या पढ़े या क्या करे, उसका बड़ा मन कर रहा है टीवी शो देखने का। फिर उसके घर वाले डिसाइड करते हैं कि कोई भी नहीं देखेगा। फिर जब वो एग्ज़ाम में पेपर आता है तो उस
लास्ट के 2 चैप्टर्स में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए होते हैं। तो वही होता है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमें खुद से ही प्रोटेक्ट करता है, हेल्प अस टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन दैट वी माइट टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स अफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल्स ऑफ द कंट्री। मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके के डिसीजन से भी बचाता है कि मान लीजिए सब लोग चाह रहे हैं कि वो डिसीज़न हो, मगर उस डिसीज़न के लेने से हो सकता है हमारी सोसाइटी को नुकसान हो जाए, हमारी डेमोक्रेसी को, हमारे देश को नुकसान हो जाए। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको बदला नहीं जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस चीज़ को हम लोग कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हमारा एस्पेक्ट है, एक तो क्या है, राइट टू इक्वालिटी है, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, है ना। सबसे पहला पॉइंट अगर हम लोग देखें कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे बचा रखा है कि जो हमारा लीडर है वो अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकता। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट जो हमने देखा था वो ये था, मेजॉरिटी का ही सिर्फ रूल नहीं चलेगा। फिर थर्ड पॉइंट हमने देखा कि जो है बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है कि भाई हम डेमोक्रेसी हैं, राइट टू इक्वालिटी है, ये सारे के सारे बेसिक स्ट्रक्चर्स में आते हैं कुछ चीज़ें, है ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर सोसाइटी का चेंज नहीं किया जा सकता है, ये चीज़ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है। तो इतना हम लोग देख लिया हम लोगों ने इस वीडियो में। अब आगे का जो चैप्टर है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये हमने बिल्कुल अच्छे से देखा है कि एक भी चीज़ हमने इसमें छोड़ी नहीं है। लास्ट में अगर आप लोग कहेंगे तो जैसे कि मैंने इसको एक्सप्लेन करा है बिल्कुल एक एक लाइन में, फिर एक और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा चैप्टर कंप्लीट करूँगी लाइन टू लाइन में। फिर अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं एक इसका समराइज्ड वर्जन भी निकाल दूँगी, जो मतलब छोटा सा समरी में मैं पूरे का पूरा चैप्टर को एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर आप लोग कहेंगे तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि अगर आप लोग इसका समरी वर्जन भी चाहते हैं। क्वेश्चन आंसर्स मैं इसके कर चुकी हूँ, अब मैं चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो समरी वर्जन भी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ज़रूर लेकर के आऊँगी। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8th सिविक्स की बुक का चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। उसमें हमने देखा था कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोगों को संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। इंडिया का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसके सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स, इसके की फीचर्स क्या हैं। तो जब हम लोग गुलाम थे, हमारा देश गुलाम था 20th सेंचुरी में, इंडिया का नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, मतलब आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ था। काफ़ी ज़्यादा एक्टिव स्ट्रगल रहा था ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़, कई सालों तक, लगभग 150 ईयर्स तक हम लोगों ने उनके ख़िलाफ़ लड़ाई करी है। और उस टाइम पर हम लोगों ने, हमारे देश के जो नेता थे उन्होंने ये सोच लिया था कि हमें आज़ाद होंगे हम कभी ना कभी ज़रूर, तो किस तरीके से हमारा देश होगा, फ्री इंडिया, आज़ाद भारत कैसा होगा। ब्रिटिश रूल के अंडर हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कड़े रूल्स झेले थे और काफ़ी ज़्यादा हमें इस तरीके के रूल्स को ओबे करने के लिए मजबूर किया जाता था, जिसका मतलब देश को आगे बढ़ाने में या लोगों के फ़ायदे के लिए बहुत ही कम काम होता था। काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक्सपीरियंस रहा था हमारा अथॉरिटेरियन रूल का। अथॉरिटेरियन रूल होता है जिसमें सिर्फ एक इंसान की चलती है, सिर्फ गवर्नमेंट की चलती है, लोगों की नहीं चलती। तो काफ़ी लॉन्ग एक्सपीरियंस रहा है अथॉरिटेरियन रूल का कॉलोनियल स्टेट में। अब तो हमारे देश के नेताओं ने सोचा जब हमारा देश आज़ाद होगा तो हम उससे डेमोक्रेसी रखेंगे। डेमोक्रेसी होता है लोगों का शासन, लोकतंत्र, है ना, जिसमें वोट देंगे, वोट देने के बाद नेता चुना जाएगा। हर किसी को हम लोग क्या करेंगे, बराबरी का अधिकार देंगे और हर कोई गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है और अपने आइडियाज़ दे सकता है, अपना काम कर सकता है। और रूल्स जो होंगे मतलब बहुत ही इस तरीके से होंगे, पीपल फ्रेंडली सब कुछ बनाया जाएगा। और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये सेट ऑफ रूल्स ही तो है, और ये जो काम है रूल्स बनाने का ये हमारे देश के 300 लोगों ने किया है, जिसको हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों, जिस सभा ने संविधान बनाया तो वो संविधान सभा हो गई, इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गई। 1946 से ये लोग लगातार मिलते रहे, 3 साल के लगभग अंदर हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। ये मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इनके सामने एक बहुत बड़ा
टास्क था। कंट्री जो थी हमारी हमेशा से आज भी है, बहुत सारे अलग अलग धर्म, कम्युनिटी, समाज, अलग अलग तरह के समुदाय रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्म मानते हैं, सबके कल्चर्स अलग अलग हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से लिखा जाना चाहिए था ताकि सबकी भावनाएं इसमें समाहित हो जाए, किसी को नाराज़ ना करो और सब इसको पसंद करें। तो इंडिया मगर उस समय पे काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल से गुजर रहा था, मतलब पाकिस्तान का इशू था, बंटवारे का टाइम वो चल रहा था, अंग्रेज़ देश छोड़ करके वापस अपने देश में जा रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें उस टाइम हो रही थी। पार्टीशन हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा प्रिंसली स्टेट थे, कुछ जो हैं एरियाज़ तो ब्रिटिशर्स ने डायरेक्ट अपने कंट्रोल में कर लिए थे, कुछ एरिया राजा वगैरह के पास थे। अब राजा वगैरह इंडिपेंडेंट आज़ाद देश अपना बनाएंगे, अब भारत के साथ शामिल होंगे, ये सारी की सारी जो है मतलब ये सारी दिक्कतें चल रही थी। सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब लोगों में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, समाज में बहुत ज़्यादा भेदभाव थे। ये सारे के सारे इश्यूज़ दिमाग में रख करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया और पूरा एक विजनरी डॉक्यूमेंट था, जिसमें विजनरी डॉक्यूमेंट होता है एक ऐसा मतलब होता है ना दस्तावेज बनाया गया जिसमें हर चीज़ का ध्यान रखा गया और ये ध्यान रखा गया कि डाइवर्सिटी भी हमारे देश की मेंटेन रहे और हमारा देश एकजुट भी, डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता भी रहे, अलग अलग तो हैं, उसको हम लोग किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करके एक जैसा नहीं बनाना है, भिन्नता में भी हम एकता लेके आना चाहते हैं, सब एक साथ रहें। फाइनल डॉक्यूमेंट दिखाता था कि पॉवर्टी को एलिवेट हटाने के लिए, पॉवर्टी को, गरीबी को ख़त्म करने के लिए किस तरीके से सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए जाएंगे और किस तरीके से लोग अपने नेता को चुनेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बताई गई थी। और ये सारी, अब हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि हम लोगों ने अब आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हम वो देखेंगे कि ट्राई टू बैलेंस द कंसर्न्स विद द कमिटमेंट टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब कि वो एक बहुत ही ज़्यादा हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने इस बात का बहुत ध्यान रखा कि हमारा संविधान जो है वो एक ताकतवर, एक अच्छा संविधान बन के आए और देश को जोड़े रखने का काम करे। तो उसमें इन्होंने कुछ फंडामेंटल फीचर्स डाले हैं। पहला आता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का क्या मतलब है भाई? फेडरलिज्म का मतलब होता है एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे हमारे देश में सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद क्या आती है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सबसे ऊपर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद क्या आती है? स्टेट गवर्नमेंट। फिर हमारे देश में उसके बाद आती है लोकल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग चीफ मिनिस्टर चुनते हैं ना। चलिए आप लोग बताइए आप कौन कौन सी स्टेट के हैं और अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर का आप लोग नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मुझे भी तो पता लगे कि किस किस स्टेट के लोग बच्चे देखते हैं, लोग देखते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो हमारी जो वो है सरकार है, फ़िलहाल कौन है? मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं। हमारी केंद्र सरकार, हिंदी में केंद्र सरकार बोलेंगे, इंग्लिश में सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे। तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट के अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, है ना। और लोकल गवर्नमेंट, तो देखिए 3 लेवल्स हैं ना गवर्नमेंट के, तो देखिए मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं। पंचायती राज 3rd टियर है हमारे गवर्नमेंट का, है ना। तो यही है कि हमारी इंडिया में बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं अलग अलग, इसलिए क्या है कि हर कोई, ये सोचा गया है कि दिल्ली में बैठ करके, दिल्ली में सारे के सारे कामकाज होते हैं ना, हमारी कैपिटल है दिल्ली, तो दिल्ली में सारे मिनिस्टर्स वगैरह बैठ करके सारे काम नहीं कर सकते हैं, लोगों के बीच के लोग भी आने चाहिए, इसलिए पंचायती राज सिस्टम लेके आया गया। और ये जो वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स है ना, फेडरलिज्म का मॉडल इसीलिए हमारे देश में अपनाया गया है ताकि लोकल लेवल पे भी अच्छा काम हो सके। अब देखिए हमने देखा कि स्टेट जो है वो सेंटर से नीचे आ रही है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट अपना कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले सकती है। स्टेट गवर्नमेंट एंजॉय करती है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब है अपनी मर्जी से बहुत सारे वो काम कर सकती है, बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकती है पावर को। बट जो नेशनल लेवल के, जो पूरे देश के लोगों के इंटरेस्ट को जो चीज़ें इफेक्ट करेंगी, वो कौन काम करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी, ठीक है। और बाकी जो एक स्टेट लेवल पे जो काम करना होगा, उस स्टेट के लोग जो इस तरीके की चीज़ें चाहते होंगे, वो कौन काम करेगा? उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल में बताया है कि किस तरीके से हर टायर कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ने अच्छे से बताया है। स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। और ये भी बताया है कि कौन सा जो
टियर ऑफ गवर्नमेंट है। टियर ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है लेवल, टियर का मतलब लेवल ही होता है, ठीक है। तो कौन से लेवल की गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी और उनके पास वो काम करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, वो सारी की सारी चीज़ें भी हमारे संविधान में पूरे अच्छी तरीके से बताई गई हैं कि जो मनी है ना, ये काम करने के लिए पैसा, वो कहाँ से आएगा। फेडरलिज्म में स्टेट सिर्फ एजेंट नहीं होंगे, मतलब एजेंट का मतलब है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे ही नहीं काम करेगी स्टेट गवर्नमेंट, बल्कि वो अपने लॉज खुद भी बना सकती है। इसलिए हमारे देश का हर नागरिक सेंट्रल और स्टेट लॉज दोनों के अंदर आता है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले हमने फेडरलिज्म पढ़ा, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है फेडरलिज्म। अब आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है हमारे देश में डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, हमने पढ़ा, ठीक है। और हम लोग नेता चुनते हैं अपने, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, है ना। हम लोग MP MLA चुनते हैं, है ना, तो पार्षद वगैरह चुनते हैं। तो इसी तरीके से कैसे चुनेंगे हम लोग, हमारे पास राइट टू वोट है, इसीलिए तो हम लोग चुन पाते हैं, क्योंकि हमें यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज दिया हुआ है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब है 18+ की एज का हमारे देश का जो भी नागरिक है, चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे वो कोई भी हो, इफ़ ही और शी इज़ द सिटीजन ऑफ इंडिया, दे हैव राइट टू वोट। उनके पास वोट करने का अधिकार है अगर वो इस देश के नागरिक हैं तो। इसी चीज़ को कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हमारे देश का संविधान बना रहे थे तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि कोई भी कास्ट, कोई भी क्लास, कोई भी माइंडसेट, जेंडर, किसी भी बेसिस पे हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे और हर किसी को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। इसका ये मतलब है कि इंडिया के हर नागरिक के पास डायरेक्टली अपना नेता चुनने का अधिकार है। हर सिटीजन के पास अधिकार है, चाहे उसका सोशल बैकग्राउंड कुछ भी हो, वो इस देश का नागरिक है तो वो वोट देगा या देगी, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहला था फेडरलिज्म, ठीक है। दूसरा आ जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब तीसरा पॉइंट आता है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है कि पावर ना 3 लेवल्स में बांटी हुई है। पहले हम लोगों ने देखा टीयर, मतलब जो सबसे ऊपर सेंटर, फिर स्टेट और फिर लोकल, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी। अब सेपरेशन ऑफ पावर है, अलग अलग पावर बांटी हुई है। कैसे? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एक में हमारा क्या आता है, एक में हमारा आता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एक में हमारा आता है क्या, लेजिस्लेचर, एक में एग्जीक्यूटिव आता है और एक में हमारा आता है लेजिस्लेचर, और एक में हमारी आती है क्या, एक में हमारी जुडिशरी आती है, ठीक है। तो देखिए इसमें यही बोला गया है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी हर कोई आपस में बराबर है, एक दूसरे की पावर में दखलंदाजी कोई नहीं करेगा और एक दूसरे का जो है ये भी देखेंगे कि कोई फालतू का काम ना करे। तो एक दूसरे की पावर में दखलंदाजी नहीं करेंगे, मगर एक दूसरे की को देखेंगे भी, चेक भी करेंगे कि भाई कोई अपनी पावर का मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है, कोई अपनी पावर का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। ये भी जो है ये डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे। तो हर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है जो बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करता है। तो सेपरेशन ऑफ पावर का क्या काम है, पावर को बैलेंस करना। बैलेंस ऑफ पावर का काम होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये क्या करते हैं, एक दूसरे ये ध्यान रखते हैं कि कोई पावर का मिसयूज़ ना करे और पावर जो है वो हर ऑर्गन में चेक एंड बैलेंस बना रहे। एक तो मिसयूज़ ना करे और एक दूसरे का को देखते भी रहे कि भाई सही तरीके से काम ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब देखिए जो बॉक्सेस है ना साइड के, और ये हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। फिर आता है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स का अलग से वीडियो बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट जो है इसका क्या मतलब होता है। इस फंडामेंटल राइट को बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा है और हमारे संविधान का कंसाइंस कहा है। कंसाइंस का मतलब होता है आत्मा, हमारे संविधान की आत्मा कहा है फंडामेंटल राइट्स को। तो सोचिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कॉलोनियल जब रूल चल रहा था तो हमें कोई अधिकार नहीं मिले हुए थे, इसलिए हमारे देश के नेताओं ने सोचा कि देश के जो नागरिक हैं उनके पास अधिकार तो होने चाहिए। इसलिए हम लोगों को जब हम इंडिपेंडेंट हुए फंडामेंटल राइट्स दिए गए। क्यों दिए गए? एक तो भाई गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे, गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्बिट्ररी और एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टेट की। स्टेट होता है हमारा यहाँ पर कोई राज्य नहीं बल्कि देश। देश की किस तरीके से पॉलिटी चल रही है वो हमारा
स्टेट कहलाता है, ठीक है। जैसे इंडियन स्टेट तो इंडिया का पूरा देश। तो एक तो हमें दिया गया क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट इंडिया में फंडामेंटल राइट दिए गए ताकि जो सिटीज़न है उनके राइट्स को उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, भाई सिटीजन्स को प्रोटेक्ट किया जा सके अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड द एब्सोल्यूट पावर ऑफ गवर्नमेंट। आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट पावर जो होती है ना कि स्टेट जो है सरकार अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे, इसलिए फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं कि भाई ये फंडामेंटल राइट्स है, ये अधिकार है किसी नागरिक के और इसको आप छीन नहीं सकते हो। तो यही है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो टू फोल्ड है। पहला इसका ऑब्जेक्टिव है कि हर सिटीज़न को उसका अधिकार देना और दूसरा उसका काम है कि भाई सरकार की पावर पे कंट्रोल लगाना, कि सरकार भाई बिल्कुल खुले सांड ना हो जाए लोग, बस इसीलिए जो है दो फोल्ड है कि एक तो हर सिटीज़न के इस पोजीशन में होगी उसके पास ये अधिकार हैं और स्टेट जो है उसके पावर पे थोड़ा कंट्रोल रहे, इसलिए भी फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं। और एक हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें देखिए फंडामेंटल राइट्स तो पॉलिटिकल हैं और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये सोशल और इकोनॉमिक राइट्स हमें देते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, अभी आपके सिलेबस से बाहर की चीज़ है वैसे ये। सोशल इकोनॉमिक राइट्स क्या क्या है, जैसे कि सबको नौकरी का अधिकार, सबको घर का अधिकार, ये है डीपीएसपीज हमारे आते हैं। आगे की क्लास में आप लोग इनके बारे में काफ़ी अच्छे से काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ये दिस सेक्शन वाज डिजाइन्ड बाय द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू इंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म अच्छे से आए, डीपीएसपी इसलिए डाले गए। मतलब किसी सरकार को हम बाध्य नहीं कर सकते, किसी सरकार पे हम जोर नहीं डाल सकते कि डीपीएसपी को फॉलो करें, बट अगर हमारे फंडामेंटल राइट छीने जाते हैं तो हम सरकार को पे कह सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट छीने गए हैं, हम उनके खिलाफ, हम गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। फंडामेंटल राइट्स को हम लोग अगर हमें नहीं मिल रहा है तो हम उस पर सरकार के खिलाफ जुडिशरी में जा सकते हैं, ठीक है। अब आता है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है अगर किसी भी देश का अपना कोई धर्म ना हो, वो किसी भी एक धर्म को ना मानता हो, एक धर्म को प्रमोट ना करता हो, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं सेक्युलरिज्म। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि कंट्री की हमारी हिस्ट्री किस तरीके से रही है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें डाली हैं वो किस किस वजह से डाली हैं, क्या क्या हमारे उसके पीछे सोच रही होगी और किस तरीके से हर जो सिटीज़न है कंट्री का उसके लिए ज़रूरी है कि वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करे और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे। दैट वी इलेक्ट टू रूल अस, हम लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, वो हमारे लिए रूल बनाते हैं। और फिर इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि फ़ुटबॉल का अगर मैच में थोड़े से भी चेंजेस आ जाएं रूल्स में तो कितना ज़्यादा बड़ा बदलाव आ सकता है। इसी तरीके से जैसे जैसे समाज में बदलाव आते जाते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करते जाते हैं, थोड़े थोड़े से अमेंडमेंट्स करते जाते हैं फंडामेंटल। बट जो फंडामेंटल नेचर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हम लोग चेंज नहीं करते। डिफरेंट फीचर्स जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हम लोगों ने इन्वॉल्व्ड कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ दैट आर often नॉट ईजी टू शेप। इतने सारे फंडामेंटल राइट्स और सेक्युलरिज्म और उसके बाद फेडरलिज्म, कितनी सारी चीज़ें हैं, मतलब ईजी नहीं था इनको बनाना। बाकी जो आगे की चीज़ें हैं चैप्टर में कहते हैं कि भाई आगे क्लास में पढ़ा देंगे, अभी के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। फिर जो इसके ब्लू बॉक्सेस है ना और इसका समराइज्ड वर्जन और इसके ब्लू बॉक्सेस वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।